नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। देशद्रोह के आरोपी और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वामपंथ का चोला उतारकर कन्हैया ने हाथ थाम लिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के पास ऐसे चेहरों की कमी हो गई है जो पार्टी के संकट से उबार सकें, और पार्टी में ऐसे लोगों को शामिल कराना पड़ रहा है जिस पर भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने का आरोप है। राहुल गांधी की मौजूदगी में कन्हैया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। लगातार जनाधार खो रही कांग्रेस ने उस कन्हैया को साथ ले लिया जिस कन्हैया पर देशद्रोही नारे लगाने का आरोप है। लेकिन मरता क्या न करता, इस भाव से कलह के भंवर में डूबती कांग्रेस ने कन्हैया के लिए बाहें फैला दी। पार्टी में शामिल होते ही राहुल गांधी ने कन्हैया को संविधान की किताब भेंट की। मतलब कहीं न कहीं कांग्रेस को भी ऐसा लगता है कि कन्हैया को बाबा साहेब के बनाए संविधान पर यकीन नहीं है। कल तक वामपंथ का झंडा ढोने वाले कन्हैया को भी एहसास है कि कांग्रेस डूबती हुई नाव है। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को यह लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। हाथ का दामन थामने वाले, देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कन्हैया के हाथ हिंदी में कितने तंग हैं, ये उस वक्त पता चला जब उन्होंने देश के बारे में अपने विचार रखने की कोशिश की। कि आप व्यक्ति को कुचल सकते हैं, विचारों को नहीं। आप बम और पिस्तौल से कभी इनकलाब नहीं ला सकते हैं। उस साहस की जरूरत है हमको। मुझे नहीं लगता है, मेरे बहुत सारे राजनीतिक दोस्तों को यह लगता है। मुझे लगता है कि यह देश 47 से पहले वाली स्थिति में चली गई है। दरअसल डूबती कांग्रेस खुद को खड़ा करने के लिए हर वो कवायद कर रही है जो उसके तेवर को बढ़ाने की बजाय उसकी ताकत को कम करेगी। कन्हैया उसी का नया नजीर है, क्योंकि ऐसा लगता है कि भारत को तोड़ने वाली ताकतों के लिए कांग्रेस शरणस्थली बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सवाल जरूर कीजिएगा। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को यह लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। दरअसल कन्हैया और कांग्रेस दोनों एक दूसरे की जरूरत है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली में कन्हैया को कांग्रेस में शामिल होने के मौके पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा खुद मौजूद हैं। उनके बगल में वीरेंद्र सिंह राठौर भी मौजूद हैं, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और बिहार के प्रभारी भी हैं। मतलब ये कि बिहार कांग्रेस को कन्हैया में बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि कन्हैया का भाकपा से दूर होते जाने और कांग्रेस की राह पकड़ने के कई कारण हैं। सबसे बड़ी वजह बिहार में भाकपा का छोटा होता दायरा और कन्हैया की सियासी महत्वाकांक्षा है। दूसरे दलों में उनकी ताक झांक साल भर पहले से चल रही थी। कन्हैया के व्यवहार के चलते हैदराबाद में भाकपा की राष्ट्रीय कमेटी ने कन्हैया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया था। भाकपा में इसे बड़ी सजा माना जाता है। इधर बिहार कांग्रेस को भी एक ऐसे युवा चेहरे की तलाश थी जो उसे कम से कम रेस में शामिल करा सके। पिछले 1.5 दशकों में यह बात साफ हो चुकी है कि कांग्रेस अपने बूते चुनाव में करिश्मा नहीं कर सकती। कांग्रेस को किसी ना किसी सहारे की जरूरत होती है। लिहाजा कांग्रेस अब ऐन कैन प्रकारेण खुद को खड़ा करने की जुगत में है। तो कांग्रेस का हाथ पकड़ने से पहले कन्हैया कुमार उस वक्त विवादों में आ गए जब उन्होंने सीपीआई ऑफिस से एयर कंडीशन निकलवा लिया। बताया जा रहा है कि पटना में सीपीआई ऑफिस अजय भवन में कन्हैया ने एसी लगवाया था, जिसे वो निकाल कर ले गए।
नाम बड़े और दर्शन छोटे। बड़ी बड़ी बात करने वाले कन्हैया कुमार के माथे पर बहुत छोटा काम करने का तोहमत लग गया है। बताया जा रहा है कि सीपीआई छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने के पहले कन्हैया ने पटना के पार्टी दफ्तर से वो एसी भी निकलवा ली जो उन्होंने अपने पैसे से पार्टी दफ्तर के अपने कमरे में लगवाई थी। यही वो कमरा है जहां कन्हैया का, जहां पे एसी लगा हुआ था और इसी में वो अपने समर्थकों के साथ, अपने लोगों के साथ जो है वो बैठते थे। लेकिन आपको बता दूं कि ये ताला जो है, ताले की चाबी अभी भी पार्टी ऑफिस के पास नहीं है। एसी ले गए और साथ में इसकी चाबी भी जो है उनके लोगों के पास ही है। आप जरा देखिए कि यहाँ पे जो एसी का जो कनेक्शन है उसके तार जो है वो काटे गए हैं। पार्टी दफ्तर से एसी निकलवाने पर सीपीआई का कोई नेता खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहा। हाँ, कन्हैया के कांग्रेस ज्वाइन करने पर जरूर बहुत कुछ बोल रहे हैं। कन्हैया राजनीतिक रूप से एक वक्तव्य देने में वक्तृत्व क्षमता उन्होंने काफ़ी अर्जित की और उससे उनको देश भर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना ये प्रतिष्ठा हासिल हुई। ये ठीक है, लेकिन इतने के बावजूद कोई जरूरी नहीं है कि वो सांगठनिक सूझबूझ भी उनके अंदर हो। कन्हैया कुमार और विवाद का पुराना नाता है। वैसे कन्हैया के कांग्रेस ज्वाइन करने से कांग्रेसी तो खुश हैं। कन्हैया का कांग्रेस परिवार में मैं स्वागत करता हूं। कन्हैया एक प्रतिभाशाली युवा नेता हैं। बेगूसराय से चुनाव हारने वाले कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेसी चाहे जो ख्वाब देख ले, बिहार की बाकी पार्टियों के नेताओं को नहीं लगता कि कन्हैया के आने या जाने से कोई फर्क पड़ेगा। कौन कन्हैया कुमार? मैं कन्हैया कुमार को नहीं जानता हूं। कौन कन्हैया कुमार है, कहां जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, हम इस पे बारे में जानकारी हमको नहीं है। किस कन्हैया कुमार की चर्चा आप करें? पॉलिटिकल टूरिस्ट है तो स्वाभाविक है कि ये उनका अंदरूनी मामला है और साथ ही साथ यह विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हमारे सामने खड़े हैं। बाकी कौन पार्टी किस रूप में है वो तो उनके पीछे खड़ी है। राज्य की जनता लोगों के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं, राज्य के विकास के लिए राजनीतिज्ञों को अपना समर्थन देती है। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में जाने से पार्टी की जमीन मजबूत हो ना हो, कांग्रेस ज्वाइन करने के पहले सामने आए इस ताजा विवाद ने किरकिरी जरूर करा दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, अमित कुमार, आनंद अमृतराज और शैलेंद्र की रिपोर्ट। प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर चंद्रेश्वर प्रसाद यादव की 3 करोड़ 44 लाख की संपत्ति जब्त कर ली है। चंद्रेश्वर प्रसाद पर रेलवे का स्क्रैप बेचने का आरोप था, जिससे रेलवे को करीब 34 करोड़ का नुकसान हुआ था। इस मामले में सीबीआई ने फरवरी 2018 में मामला दर्ज किया था। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे के सेक्शन इंजीनियर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने रेलवे के सेक्शन इंजीनियर चंदेश्वर यादव की तकरीबन 3 करोड़ 44 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। सीबीआई की टीम ने चंदेश्वर यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था और इसी मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल पिछले दिनों पूर्व रेलवे जमालपुर के तत्कालीन सीनियर सेक्शन इंजीनियर चंदेश्वर प्रसाद यादव को गिरफ्तार भी किया गया था और इनके खिलाफ ईडी ने रेलवे का जो स्क्रैप है उसको बेचने का मामला दर्ज किया था। इसी मामले में मेसर श्री महारानी स्टील के मालिक देवेश को पिछले 13 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इस मामले में सीबीआई ने भी 3 साल पहले 9 फरवरी 2018 को एक केस दर्ज किया था, जिसकी जांच सीबीआई की टीम अभी भी कर रही है। ईडी ने इस मामले में 28 फरवरी 2020 को केस दर्ज किया था और उसी वक्त पूछताछ के बाद जो सेक्शन इंजीनियर हैं चंदेश्वर प्रसाद यादव और महारानी स्टील के जो मालिक हैं देवेश कुमार, उनका नाम सामने आया था और फिर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन दोनों पर आरोप है कि रेलवे के स्क्रैप को मोटी रकम लेकर महारानी स्टील को औने पौने दाम में बेच दिया गया था। इसके कारण रेलवे को लगभग 34 करोड़ रुपए की हानि हुई थी और इस स्क्रैप कस्टोडियन तत्कालीन सेक्शन इंजीनियर चंदेश्वर प्रसाद ही थे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से हुई है और इस मामले में और आने वाले दिनों में अब सीबीआई का क्या रुख होता है और सीबीआई किस तरह की कार्रवाई करती है, हर किसी को इसी का इंतजार है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।
और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। मधुबनी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत नेपाल सीमा से नेपाली करेंसी जब्त की गई है। 5,22,000 रुपए जब्त किए गए हैं। नेपाली करेंसी जब्त की गई है। लौकाहा थाना के बनरझुल्ली चौक से यह करेंसी जब्त की गई है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर यह करेंसी भारत में क्या कर रही है और क्या इस करेंसी का इस्तेमाल किया जाना था। तमाम ये सब जांच के विषय हैं जिसमें पुलिस जुटी हुई है। बिहार में एक बार फिर मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर मेगा वैक्सीनेशन होगा, जिसमें 17 सितंबर को मेगा वैक्सीनेशन के दौरान बने रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बिहार में एक दिन में 30 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया था और अब इस आंकड़े से आगे निकलने का लक्ष्य है। मेगा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई। विभाग ने अलग अलग जिलों के लिए लक्ष्य तय किया है और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। महाअभियान के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देने के साथ पहले डोज लगवा चुके दूसरे लोगों को दूसरा डोज लगाने पर भी जोर दिया जाएगा। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सृजन घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बिचौलिया विपिन शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। रूबी कुमारी का पति है विपिन। पटना से विपिन शर्मा की गिरफ्तारी हुई है, तो एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं इसे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दे, सृजन घोटाले में पटना से विपिन शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। रूबी कुमारी के पति हैं विपिन कुमार और इन पर बड़े आरोप लगे थे और इसे एक बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे पर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू नेता विजेंद्र यादव ने कहा कि अब जेडीयू की तरफ से विशेष राज्य के दर्जे की जगह विशेष पैकेज पर फोकस किया जाएगा। विजेंद्र यादव के बयान के बाद विपक्ष ने जेडीयू पर हमला तेज कर दिया है। विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते करते हम लोगों ने क्या कहते हैं कमेटी भी गठन हुआ, उसने भी रिपोर्ट दिया, लेकिन इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब कितनी मांग की जाए। जेडीयू नेता विजेंद्र यादव का यही वो बयान है जिसने मानसूनी मौसम में बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया है। विजेंद्र यादव ने साफ किया कि जनता दल यूनाइटेड अब विशेष राज्य के दर्जे की जगह विशेष पैकेज पर फोकस करेगा। इस बयान से कांग्रेस और आरजेडी नेताओं को ऐसी मिर्ची लगी कि दोनों पार्टियों की ओर से एक साथ जेडीयू पर हमला तेज कर दिया गया। अपने तमाम बयानों से, अपने तमाम स्टैंड से पलटे हैं। वो मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, पलट गए। और अब बिहार के विशेष राज्य के दर्जे से पलटे, कल जातीय जनगणना के मुद्दे पर पलटेंगे। हमेशा अपने स्टैंड से पलटते ही तो रहे हैं नीतीश कुमार जी। यही तो उनकी राजनीति रही है। ये जो नई बात आ रही है कि ये लोग स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज बोल रहे हैं, ये कोई मांग नहीं है, ये सिर्फ एक बयान है। अरे जेडीयू वालों की हिम्मत है, हैसियत है, बीजेपी के सामने कुर्सी पे बैठ के अपनी मांग रखे। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने विशेष राज्य की मांग पर हो रही सियासत पर कहा है कि स्पेशल स्टेटस में जो डिमांड है उससे ज्यादा मदद मिल चुकी है। हमें नरेंद्र मोदी का आभार जताना चाहिए। नितिन ने कहा कि विशेष दर्जे की जरूरत ही नहीं है कि आज हम उस परिस्थिति में नहीं है। उस दर्जे का जो आकार होता उससे ज्यादा केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार हम लोग को दे रही है। स्पेशल स्टेटस की सियासी लड़ाई में हम भी कूद पड़ी है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर अडिग है और बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। इसके लिए जिन्हें बैकफुट पे जाना है चले जाए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि ये एजेंडा कायम रहेगा। 17 मार्च 2013 को नीतीश कुमार ने दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अधिकार रैली की थी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को मजबूती से उठाया गया था, लेकिन फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के बाद ये साफ हो चुका है कि अब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। जेडीयू नेताओं ने समय पर इस सच्चाई को स्वीकार कर लेने में ही भलाई समझी। ये बात अलग है
कि सच जानते हुए भी विपक्ष सियासी रोटी सेंकने में लगा है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। बाढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। भोज खाकर ये युवक लौट रहा था और उसी दौरान अपराधियों ने उसे गोली मारी है। अथमल गोला में प्राइवेट गार्ड के तौर पर तैनात था अजीत कुमार, जिसे अपराधियों ने गोली मार दी है। बख्तियारपुर के तेज बीघा की घटना है, जहां पर अपराधियों ने अजीत को गोली मारी है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग कल होगी। कल 34 जिलों के 48 प्रखंडों में वोटिंग होनी है, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल 6 अलग अलग पदों के लिए वोटिंग होगी। चुनाव मैदान में 79,000 से ज्यादा उम्मीदवार हैं। वोटिंग के लिए 9,686 बूथ बनाए गए हैं। दूसरे चरण की मतगणना 1 और 2 अक्टूबर को होगी। बिहार में विधानसभा की 2 खाली सीटों पर उपचुनाव की घोषणा होने के साथ ही सियासी रण छिड़ गया है। चुनाव से पहले हमारी या आपकी सीट के नाम पर संग्राम जारी है। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव के रण का ऐलान हो गया है। मुंगेर जिले के तारापुर और दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव कराने की घोषणा की गई है। वहीं दोनों सीटों पर 2 नवंबर को मतों की गिनती होगी। चुनावी प्रक्रिया के लिए 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। दोनों सीटों पर 8 अक्टूबर तक नामांकन कर सकते हैं। वहीं 13 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकता है। विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान इन दोनों सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवारों को जीत मिली थी। तारापुर से मेवालाल चौधरी तो वहीं कुशेश्वर स्थान से शशि भूषण हजारी चुने गए, लेकिन दोनों ही विधायकों का इस साल निधन हो गया, जिसके बाद से ये दोनों सीट खाली हैं। अब उपचुनाव का ऐलान होते ही सीटों के लिए महागठबंधन में सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी जहां दोनों सीटों पर अपना दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी दावेदारी से पीछे नहीं हट रही। जिस समय कांग्रेस लड़ी तो उस समय तो जो हुआ, कांग्रेस तो जीत नहीं पाई, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल मजबूत स्थिति में दोनों जगह पर है। और दलों के बीच में कोई नेतृत्व के स्तर पे चर्चा नहीं हुई। कुशेश्वर स्थान पे तो कांग्रेस पार्टी का दावा है, हमारे प्रत्याशी वहां से लड़े थे और वोट भी अच्छा आया था। दावों के दौर के बीच अब ये सीटें किसे मिलने वाली है, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि पिछली बार तारापुर सीट से आरजेडी की उम्मीदवार दिव्या प्रकाश चुनावी मैदान में थी, तो वहीं कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस के अशोक कुमार चुनावी मैदान में थे। कांग्रेस की तो दावेदारी है, उपचुनाव है। मैंने कहा एक परंपरा रही है कि उपचुनाव में सीटें बदलती नहीं है, स्टेटस को रहता है। उम्मीदवार बदल सकता है, लेकिन जो सीट जो लड़ा है गठबंधन में वही लड़ता है अमूमन। सीटें किसके पास जाएंगी ये तो साफ नहीं है, लेकिन चुनाव के ऐलान के साथ ही सीटों पर संग्राम की शुरुआत जरूर हो गई है। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ पटना से संजय कुमार और रवेश नारायण की रिपोर्ट। अब कहानी एक ऐसे इंसान की जो पटना के वीआईपी इलाकों में 10 सालों से खुले आसमान के नीचे रह रहा है। मौसम बारिश का हो या कड़ाके की ठंड का, वो यहीं रहता है। लोगों का कहना है कि वो मानसिक रूप से बीमार है और इलाज की जरूरत है, लेकिन इस इलाके से गुजरने वाले सफेद पोश आंख मूंदे गुजर जाते हैं। पटना का भी वीआईपी इलाका स्टैंड रोड, जहां पर दर्जनों विधायकों और मंत्रियों का सरकारी बंगला है, लेकिन मंत्री और विधायक तो अपने बंगला में रहते हैं, पर अफसोस एक शख्स जिसकी जिंदगी पिछले 10 साल से यहीं पर ठहर गई है। और देख सकते हैं कि सबसे भी वीआईपी इलाका, पॉश इलाका के एक बगीचा में किस तरह से एक शख्स पिछले 10 साल से खुले आसमान के नीचे में जिंदगी गुजार रहा है। लोग बता रहे हैं कि 10 साल से यहीं पर इसे देखा जा रहा है,
कई मंत्रियों और विधायकों का बंगला बदला, लोग बदले और हजारों मुसाफिर की नजर इस पर गई, लेकिन आज तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली। इसी में रहते हैं। हाँ, बारिश आती है, धूप नहीं लगती है, सारा सीजन भुगतना पड़ रहा है, सारे सीजन भुगतना पड़ रहा है। कैसे रहते हैं बारिश? भीगना पड़ता है। मधुबनी जिला घर बता रहे हैं, लेकिन हैरानी होती है कि 10 साल से चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो या फिर भीषण ठंड हो, तो यहीं पर इनका एक तरह से अस्थायी आशियाना है। ऊपर पेड़ है, नीचे जमीन है, एक तरह से नाले हैं। अगर इतने पॉश इलाके में एक इंसान 10 साल से रह रहा है, चाहे आंधी हो, बारिश हो, पानी हो, धूप हो, ठंड हो, वो कैसे रहता है, किस जीवन की कल्पना कैसे करते हैं, आपको मैं क्या कहूँ। और जब बारिश होती है या बहुत ठंड लगती है तो ये शख्स सूखे नाले में मैं देखी हूँ एक दिन, इसलिए कि अंदर घुस करके ये सोया रहता है। चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, तभी तो 10 साल से कोई शख्स पेड़ के नीचे, नाले के ऊपर, खुले आसमान के नीचे रहने को विवश है। जाहिर है न्यूज़ 18 सवाल भी कर रहा है और सरकार से अपील भी कर रहा है कि आप मदद के लिए आगे बढ़िए ताकि किसी की जान बच सके और परिवार बसाया जा सके। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।